हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ 2024 एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज जो है पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित है। इसके पहले हमने एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है। वो टेस्ट सीरीज जो है वह हिस्ट्री का टेस्ट है। ये आज जीएस का जो है ये सेकंड टेस्ट है। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है यानी कि पीसीएस मंत्रा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसमें एक जीएस का रहेगा तो एक हिंदी का टेस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे तीसरा टेस्ट दिया है, लेकिन ये जीएस का दूसरा ही टेस्ट है। और ये जो दूसरा टेस्ट है आज ये ज्योग्राफी का टेस्ट है, यानी कि इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ ही मैपिंग के जो प्रश्न होते हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि ये टेस्ट सीरीज आरओ के साथ साथ अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। और आप लोगों को बता दें कि ये टेस्ट जो पीडीएफ है ये हमारी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है। तो एक सौर कलंक जो होता है ये सूर्य से संबंधित है, जो सूर्य पे धब्बे बनते हैं उससे संबंधित है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये कितने वर्षों में पूरी होती है, तो पूरे 11 वर्षों में पूरी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या थोड़ा सा। तो सूर्य में जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है वहाँ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं जो सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। इनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया 11 वर्षों में पूरी होती है। सौर कलंकों से प्रबल चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है जो पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बुध ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह जो है वह बुध नहीं होकर के शुक्र है। ये याद हमेशा रखिएगा कि पृथ्वी से जो निकटतम है, यहाँ जो कीवर्ड है वह है पृथ्वी। पृथ्वी पूछा गया है ना कि सूर्य। सूर्य से निकटतम पूछता तो आपका डेफिनेटली बुध होता, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी से निकटतम पूछा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्र। तो यहाँ पे दूसरा कथन सही हो जाएगा। बाकी जो पहला दिया हुआ है, पहला ऑप्शन कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल सही है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है, ये भी सही है। और इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। दूसरा कथन है कि इसमें पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थित होती है। इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थित होती है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इनमें दोनों कथन जो हैं वह सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपसौर की दशा में पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है। और वह कब होती है, तो उपसौर जो है 3 जनवरी को होता है। यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। इसमें से कौन सा देश ऐसा है जो कि मकर रेखा पर स्थित नहीं है, तो अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील ये तीनों मकर रेखा पर स्थित हैं। सूडान जो है यह मकर रेखा पर स्थित नहीं है, सूडान। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डोवर जल संधि। सॉरी, डोवर नहीं होगा, बेरिंग होगा। बेरिंग जल संधि जो है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग साथ साथ निर्धारित की गई एक काल्पनिक रेखा है। यह बेरिंग जल संधि के लगभग समानांतर है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकची सागर को आपस में जोड़ती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असंबद्धता कहलाती है। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असंबद्धता क्या कहलाती है, तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। देख लीजिए, ये जैसे हम तरबूज खाते
करते हैं तो एक पीस पहले निकाल के देखते हैं। समझ लीजिए ये पृथ्वी के बीचों बीच का एक पीस है। तो यहाँ पे ये 3 पार्ट हमने कर दिया। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 पार्ट हो गए। अब यहाँ पे पूछा गया असंबद्धता के बारे में, तो जो क्रस्ट है हमारा इसका भी 2 पार्ट कर लेंगे और जो मेंटल है इसका भी 2 पार्ट कर लेंगे और जो कोर है इसका भी 2 पार्ट कर लेंगे। पहले यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल, कोर लिख देते हैं। ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 पार्ट हो गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सी यानी कि कोनोरड, कोनोरड जो है यह क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में है, दोनों यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनोरड है। अब यहाँ पे मोहो जो है यह लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है। मोहो जो है यह लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है। अब यहाँ पे हो जाएगा आर जो है यह अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता है, तो वह यह असंबद्धता है रेपती। तो उसके बाद जी यानी कि गुटेनबर्ग जो है यह लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट के बीच, कोर के बीच में है। लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में है गुटेनबर्ग। और लेहमन यानी कि एल से डिनोट करेंगे लेहमन को। तो लेहमन जो है यह किसके बीच में है, तो यह अपर कोर और इनर कोर के बीच में है। तो ऐसे हम जान लिए। आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म बताते हैं कि कैसे याद कर लेना है। तो आप लोग इतना याद करिएगा, सीएम ने RGL किया, सीएम ने RGL किया, सीएम ने RGL किया। ये सीक्वेंस से है। सी से हो जाएगा कोनोरड जो कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में पाया जाता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। मोहो, तो मोहो जो है यह लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाया जाता है, मोहो। और आर यानी कि रेपती जो होता है यह अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में पाया जाता है। गुटेनबर्ग जो है यह लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में पाया जाता है। और लेहमन जो है यह अपर कोर और लोअर कोर के बीच में पाया जाता है। यह असंबद्धता होती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को याद रहेगा। तो यहाँ पे निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में असंबद्धता पूछा गया है, तो ये असंबद्धता हो जाएगा आपका मोहो असंबद्धता। ऑप्शन सी ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि हमने जो समझाया आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। दूसरा कथन है सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। तीसरा कथन है चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला एवं दूसरा कथन सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन सही है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 38,43,065 किलोमीटर है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए यहाँ पे लिखा है 2.4 सेकंड, इसीलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। जबकि 1.2 सेकंड में ये चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँच जाता है, समय लेता है। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी जो है वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और इसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो इसको याद रखिएगा कि जो चंद्रमा से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो 1.2 सेकंड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह है ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक यानी कि 46% पाई जाती है। यद्यपि भूपृष्ठ के निर्माण में 8 प्रमुख तत्व योगदान करते हैं, लेकिन इसमें सर्वाधिक योगदान ऑक्सीजन का होता है। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये जो चट्टान है यह है अवसादी चट्टान। जानवर, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के जो अवशेष हैं यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जो कि कोयला के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं काफ़ी लंबे समय के बाद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। यह परतदार चट्टानें होती हैं जिसमें जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेषों का योगदान होता है। अवसादी चट्टानें संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर विस्तृत होती हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच एक क्षेत्रीय भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है, के बीच का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाता है। दूसरा कथन है कि यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तीसरा कथन है कि यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है इनमें से? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, यानी कि यह जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है वह 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में, साउथ के 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तो पहला कथन यहाँ पे सिर्फ सही है, दूसरा भी यहाँ गलत है और तीसरा भी गलत है, क्योंकि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इस कारण यहाँ का तापमान सर्वाधिक पाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होने वाली वर्षा, यहाँ पे प्रत्येक दिन शाम के 4 बजे के आसपास तड़ित झंझावात के साथ बारिश होती है, जो कि यहाँ के टेम्परेचर को सबसे अधिक नहीं यहाँ रहने देती। तो इसीलिए यहाँ पर होने वाली वर्षा अत्यधिक मात्रा तथा बादलों की घिर कर रहने के कारण धरातल को सूर्यताप की अपेक्षाकृत कम मात्रा मिलती है। इसलिए ग्लोब पर सर्वाधिक तापमान यहाँ पर नहीं बल्कि अयनवर्ती रेखाओं के आसपास पाया जाता है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के पास पाया जाता है, ना कि भूमध्य रेखा के पास। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है प्रक्रिया? तो यह प्रक्रिया कहलाती है प्रतिलोम विकिरण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया को प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह एवं निचले वायुमंडल का तापमान अधिक बना रहता है। इसे हरितगृह प्रभाव भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? यहाँ पे वनाच्छादित सतह, मेघाच्छादन और मरुस्थल और हिमाच्छादित सतह। ये प्रश्न खैर पूछा गया है, शायद 2022 प्रीलिम्स में, पीसीएस प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी सतह अत्यधिक एल्बिडो उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हिमाच्छादित जो सतह है वह अत्यधिक एल्बिडो उत्पन्न करती है। एल्बिडो क्या कि मतलब जो चीज़ें जो सूर्य तप आ रहा है उसकी मात्रा को कितना परावर्तित कर देता है। तो जो बर्फ है या उतनी मात्रा अपने आप को अवशोषित नहीं करती, ये सब परावर्तित कर देती है। तो किसी सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में परावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो कहते हैं। वही हमने बताया कि जो रिफ्लेक्ट हो जाता है उसे ही एल्बिडो कहते हैं। तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% माना जाता है। उपयुक्त में से हिम आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक लगभग 70 से 90% ऊष्मा को पुनः परावर्तित कर देते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? किस क्षेत्र की आर्द्रता जो है वह सर्वाधिक होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जो आर्द्रता होती है सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखीय जो प्रदेश होता है यहाँ पे जीवन निर्वाह करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु हमेशा आर्द्र बनी रहती है। तो उमस वाली कंडीशन हमेशा यहाँ पे व्याप्त रहती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण लगभग प्रतिदिन ही यहाँ कुछ ना कुछ वर्षा हो जाती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा और इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्द्रता की सर्वाधिक मात्रा देखी जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर आर्द्रता की मात्रा में कमी होती जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी जो दिया हुआ है कि यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है, यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी में वर्षा की अधिकतम मात्रा संवहनीय प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर पर्वतीय प्रकार की वर्षा भी देखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? तो यह रखा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और यह एक प्रकार की गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा को न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित एक गर्म जलधारा है, जिसका संबंध प्रशांत महासागर से है। वहीं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक ठंडी जलधारा है जो हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा को ही न्यू साउथ वेल्स की जलधारा कहते हैं, और ये एक प्रकार की गर्म जलधारा है, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? पवन के निक्षेपण क्रिया से, यानी कि जो जिसमें हवा के द्वारा मिट्टी से जो जमाव होता है उससे कौन सी आकृति यहाँ पे बनती है? तो यहाँ पे ड्रम निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? एक मिनट। तो यहाँ पे बरखान, बजादा और बालूका स्तूप, ये तीनों जो स्थलाकृति हैं, ये तीनों भू आकृति पवन के निक्षेपण से बनती हैं। प्रश्न यहाँ पे गलत दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पूछना चाहिए था कि कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे बरखान, बजादा और बालूका स्तूप ये तीनों पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती हैं। तो यहाँ पे नहीं होगा, प्रश्न में नहीं होगा, इसलिए तब ये जाके प्रश्न सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ड्रमलिन जो है, यह ड्रमलिन जो भू आकृति है यह हिमनद द्वारा बनती है, जो कि इसके हिमनद के जमाव वाली क्रिया से बनती है ड्रमलिन। तो यहाँ पे प्रश्न ये होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से नहीं बनती है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी बरखान हो गया, बजादा हो गया और बालूका स्तूप हो गया, ये सभी जो हैं पवन की निक्षेपण यानी कि जमाव वाली प्रक्रिया से बनती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है? तो ये होता है भूमिगत जल द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। इनकी अपरदन क्रिया से निर्मित स्थलाकृति काष्ठ स्थलाकृति कहलाती हैं, जिनका नामकरण यूगोस्लाविया की एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र की स्थलाकृतियों के नाम के आधार पर रखा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब नदियां अपरदन प्रक्रिया के द्वारा अपने धरातल तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? तो वे जो है संप्राय मैदान का निर्माण करती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब नदियां अपरदन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो संपूर्ण भूभाग एक विस्तृत मैदान में बदल जाता है, जिसे संप्राय मैदान कहा जाता है। मिसिसिपी बेसिन का ऊपरी भाग और भारत का अरावली क्षेत्र इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होते हैं। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। तो कौन सा यहाँ पे कथन सही है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का लावा जो होता है वह प्रायः तरल एवं क्षारीय होता है एवं इनका उद्गार जो है वह शांत होता है, उद्गार विनाशकारी नहीं होता है, क्योंकि लावा जब तरल होगा तो वो नॉर्मली दरारी उद्भेदन से बह जाएगा, लेकिन जब लावा गाढ़ा और चिपचिपा होगा तो उसके लिए विस्फोट होगा जिससे लावा बाहर निकलेगा। तो जो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी है उसमें लावा तरल एवं क्षारीय होता है और इनका उद्गार शांत रूप से होता है। तो चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वाधिक विनाशकारी होता है, इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला एवं तीसरा सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है? कौन सा यहाँ सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है? तो यह है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल एवं जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। दूसरा कथन है, वह स्थान जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन जो है वह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगे होती हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आने वाली समुद्री लहरें, किंतु इनका ज्वारीय तरंगों से कोई संबंध नहीं होता है। वस्तुतः ये लंबी एवं कंपन वाली समुद्री लहरें हैं जो महासागरीय भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। यह अत्यंत विनाशकारी होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला यहाँ पे गलत है, सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगे नहीं होती हैं, समुद्री लहरें होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है? कौन सी इसमें से उष्ण यानी कि गर्म गर्म महासागरीय जलधारा कौन सी है इसमें से? तो गल्फ स्ट्रीम जो है यह उष्ण महासागरीय जलधारा है और इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और गल्फ स्ट्रीम जो है तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर ये जलधारा चलती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इनके अवशेष जो हैं यह पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो आवश्यकता होती है वह 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवत रेखा के ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में क्या होता है? तो महासागरीय जल के औसत तापमान में कमी आती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता रहता है, जबकि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। इस कारण विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ समुद्री जल के तापमान में भी उत्तरोत्तर कमी आती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं? सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ कौन से हैं? तो यहाँ पे पछाब मेघ जो है यह सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बादलों के वर्गीकरण के अनुसार पछाब मेघ आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की भांति कोमल व छितराए हुए होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं और इनसे प्रायः वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें चक्रवात के आगमन का सूचक माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि सूर्य और चंद्रमा के आजू बाजू में कुछ प्रकाश ऐसे बिखरा हुआ दिखाई देता है, जिसे होलो इफेक्ट कहते हैं। तो ये इफेक्ट जो होता है ये भी पछाब मेघ के कारण ही होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा क्या होती है? तो यह होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ऐसा जो है कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण होता है। इन पवनों का तापमान अत्यंत कम होता है, जिसके कारण इनकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बहुत कम होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 10 सेंटीग्रेड या इससे कम होता है। दूसरा कथन है, सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा यहाँ पे असत्य है। अब देखते हैं दूसरा असत्य क्यों है। तो महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री ये डिग्री है, 10 नहीं है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम होता है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जो होता है यह अगस्त माह में होता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो होता है यह फरवरी माह में होता है। तो केवल यहाँ पे पहला कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है? किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है? तो यह है अटलांटिक महासागर की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय जल की लवणता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। दूसरा है, जिस स्थान जगह पर तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता भी अधिक होती है। तीसरा कथन है, नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सभी कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। अब आप लोगों को पता होगा कि जो समुद्र का जल होता है यह खारा होता है, लेकिन नदियों का जो फ्रेश वाटर आता है वह ग्लेशियर से होकर के आता है। तो वहाँ उसमें नमक की मात्रा बहुत होती ही नहीं है, एकदम फ्रेश वाटर वो होता है। तो वो जब नदी समुद्र से मिलती है तो वहाँ पे फ्रेश वाटर मिल जाता है, इसलिए उस स्थान पर जो समुद्र की लवणता होती है वह कम हो जाती है। तो इसलिए तीसरा कथन भी यहाँ सब भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं। सूर्य की बाह्य सतह से जो ऊर्जा निकलती है इसको क्या कहते हैं? तो इसको फोटान कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है थर्मोक्लाइन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। थर्मोक्लाइन महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र है जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। इसे ही ताप प्रवणता कहते हैं। इसे दूसरी परत कहते हैं जो पहली परत के नीचे पाई जाती है या स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। तो ऑप्शन
सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है? तो यह जो अंश है वह किस रूप में आता है? तो यह आता है लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और एक बात ये भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी जो है वह किस प्रकार के तरंग दैर्घ्य से गर्म होती है। तो पृथ्वी जो है यह लघु तरंग दैर्घ्य से गर्म होती है, जबकि वायुमंडल, अगर वायुमंडल पूछेगा कि वायुमंडल किस तरह के विकिरण से गर्म होता है, तो वह दीर्घ तरंग विकिरण से गर्म होता है। यानी कि पृथ्वी जो है यह शॉर्ट वेब लेंथ से हीट होती है, और जो वायुमंडल है यह किससे हीट होता है? तो यह लॉन्ग वेवलेंथ से गर्म होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे ऐसा दिया हुआ जो कि असत्य है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से निम्न ही रहता है। समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से निम्न रहता है, ये कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समुद्र का क्वथनांक जो होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वह सामान्य जल से ऊँचा ही रहता है, निम्न नहीं रहता है, ऊंचा रहता है। इसकी लवणता अधिक रहती है, तो वाष्पीकरण कम होता है। समुद्र में धाराएं, सागरीय जीव इत्यादि लवणता से नियंत्रित होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां हैं? तो ग्लोब पर वायुदाब की जो पेटियां हैं वह हैं 7। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि फैरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे पवनें जब जल से स्थल की ओर या स्थल से जल की ओर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बहती हैं, तो उनके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। इसी संबंध में फैरल ने एक नियम दिया, जिसे फैरल का नियम कहते हैं। फैरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी पवनें पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो कथन दिया हुआ है यह अपोजिट दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन डी में जो कथन दिया हुआ है यह बिल्कुल असत्य है। तो ऑप्शन डी यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? किन हवाओं के कारण होता है? तो यह होता है स्थलीय समीर के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्थलीय हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। इन्हीं कारणों से तटीय भागों में ना अधिक ठंडी पड़ती है, ना ही अधिक गर्मी पड़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ पवन है दूसरी तरफ क्षेत्र है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सिराको गिनी दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। बाकी बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है, फ्रांस स्विट्जरलैंड ये भी सही है, ब्लिजार्ड कर्नाटक ये भी सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है उष्मांक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष भर, 12 नहीं होगा, भर होगा, पूरे वर्ष भर वर्षा होती है? कहाँ पे वर्षा होती है? अभी हमने ऊपर ही देखा कि भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दुधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? तो पछाव स्तरीय मेघ के कारण प्रकाश जो है यह दुधिया रंग का दिखाई देने लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्क और मकर रेखाओं के जो बीच चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में समरूपता नहीं होती है, यह ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में वायुदाब बहुत कम होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रूर प्रदेश के किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? रूर प्रदेश किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
चिक्विकमाटा चिली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिक्विकमाटा चिली जो है यह किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है तांबा के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चिक्विकमाटा जो है यह चिली में स्थित है और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसे तांबा राजधानी भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूक्रेन का क्रिवाय रोग तथा ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूक्रेन का क्रिवाय रोग तथा ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत लौह अयस्क के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा क्षेत्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील प्रदेश एवं अल्बामा प्रांत, चीन का मंचूरियन सांसी इत्यादि लोहा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी जाती है? किसको संज्ञा दी जाती है? तो यह दी जाती है राइन नदी को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूरोप का सबसे प्रमुख जल मार्ग राइन नदी मार्ग है। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। इस नदी का प्रवाह बेसिन फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, इटली, लिechtenstein, लग्जमबर्ग, बेल्जियम से विस्तारित है। यह विश्व की सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक व्यापारिक मार्ग वाली नदी है। इससे होने वाले व्यापार में कोयले का महत्व अधिक होने के कारण इसे कोयला नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो विश्व में रेल मार्गों का जो सर्वाधिक घनत्व है वह पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न हमने आज सॉल्व कर लिए। अब इसके आगे का जो प्रश्न है वो हम कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।